जेफी चासर। तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कवि जेफी चासर के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंकिता स्टूडियो को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज से हम यहाँ पे एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्स, राइटर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो आपको देती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के पोएट हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं जेफी चौसर के बारे में। तो जेफी चौसर अंग्रेजी भाषा के कवि, लेखक, दार्शनिक और एवं राजनयिक थे। उनके साथ ही अंग्रेजी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जेफी चौसर के टाइम को ही इंग्लिश लिटरेचर में जो मॉडर्न इरा है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। कैंटरबरी टेल्स उनकी बहुत ही फेमस राइटिंग रही है। उनकी रचनाएं साहित्य के अतिरिक्त जीवन के व्यापक क्षेत्र में नए मोड़ का संकेत करती हैं। जॉन ड्राइडन ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से संबोधित किया है। तो जेफी चौसर का जो जन्म है वो लंदन में 1340 के टाइम पर हुआ था। उनके पिता एक शराब व्यापारी थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के पुत्र अलस्टर के अर्ल के परिवार में नौकरी कर ली थी। इस प्रकार उन्हें राज दरबार के तौर तरीकों की अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी कविताओं में भी किया। राज परिवार की नौकरी ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा के विकास के कुछ अवसर भी दिए। 2 वर्ष बाद इन्हें युद्ध के लिए फ्रांस जाना पड़ा, जहाँ इन्होंने कुछ दिन फ्रांसीसी शत्रुओं की कैद में बिताए। यह यात्रा इनके साहित्यिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस समय की फ्रांसीसी कविता में कृत्रिमता का दोष होते हुए भी उसमें सौंदर्य और कला के विशेष गुण होते थे। चासर ने अपना साहित्यिक जीवन फ्रांसीसी कविता को व्यापक रूप में प्रभावित करने वाली रचना रोमन डे ला रोज के अनुवाद से प्रारंभ किया। रोमन डे ला रोज फ्रांसीसी एक पोयम थी जो उस टाइम की बहुत ही फेमस रही थी। इसका उन्होंने अनुवाद करके अपने साहित्यिक कृतियों की शुरुआत की। फ्रांसीसी कविता का और विशेषता इस काव्य ग्रंथ का अमिट प्रभाव उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर ही नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली अंतिम और उनकी सबसे बेस्ट जो रचना रही है कैंटरबरी टेल्स, उस पर भी देखने को मिला। राज दरबार में चासर को अपनी कार्यकुशलता के फलस्वरूप पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। सन 1672 के करीब उन्हें कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मंत्रणा के लिए इटली भेजा गया। 6 साल बाद जब उन्होंने इटली की दूसरी यात्रा की, इटली की यात्रा ने उनके साहित्यिक जीवन को एक नया मोड़ दिया। इसी के फलस्वरूप ये फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त हो सके। अब इनकी प्रेरणा के स्रोत इटली के प्रसिद्ध कवि, कथाकार हुआ करते थे। इन पर सबसे अधिक प्रभाव बोकेशियो का पड़ा। ट्रायल्स और कैसिड के दुखांत कहानी चौसर की बोकेशियो से ही ली थी। चासर के अंतिम और सर्वोत्तम रचना कैंटरबरी टेल्स में हम उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पाते हैं। इस ग्रंथ की रचना के समय तक उन्होंने फ्रांसीसी तथा इटालियन लिटरेचर के प्रभावों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया था। कैंटरबरी टेल्स में चासर किसी विदेशी साहित्यिक शैली का अनुसरण न कर जीवन के अपने अनुभव तथा व्यापक अध्ययन के आधार पर मौलिक रचना प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियों और वैवाहिक जीवन के संबंध में इन्होंने सामान्यतः व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा।
संभव है ऐसा इन्होंने केवल विनोद के लिए किया हो। इनकी पत्नी का नाम फिलिप्पा था और 1400 ईस्वी में चासर की मृत्यु हो गई। चासर के जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्ष तक चलने वाला युद्ध, जिसमें उन्होंने स्वयं भाग लिया था। लेकिन इनकी कविता में इस युद्ध का उल्लेख और शत्रुओं के विरुद्ध दुर्भावना की अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती। इसी समय किसानों का विद्रोह तथा विनाशकारी प्लेग महामारी जैसी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन इनका भी जिक्र इन्होंने अपनी रचनाओं में नहीं किया। फिर भी कैंटरबरी टाइल्स में न केवल इंग्लैंड के तात्कालिक सामाजिक जीवन की, यूरोपीय जीवन में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की झलक देखने को मिलती है। इस समय तक रोम के चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचारों की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा था। यत्र तत्र पादरियों की चारित्रिक त्रुटियों की भी खरी आलोचना होने लगी थी। धर्म द्वारा व्यापक रूप से यूरोपीय विचारधारा में प्रभाव दिखाई देने लगे थे, जिसे हम कैंटरबरी टाइल्स में भी देखते हैं। साथ ही लोगों का ध्यान अब पारलौकिक बातों से हटकर, पारलौकिक बातें यानी कि देवी देवताओं, उनसे रिलेटेड बातों से हटकर भौतिक जगत की समस्याओं तथा दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर जाने लगा। यूरोपीय जीवन दर्शन की यह महत्वपूर्ण प्रस्तुति भी कैंटरबरी टाइल्स तथा चासर की अन्य रचनाओं में भी दिखाई देता है। जैसा कहा जा चुका है, चासर ने अपना साहित्यिक जीवन रोमन डे ला रोज के अनुवाद से शुरू किया था। रूपक शैली में प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला यह काव्य भिन्न ही नहीं बल्कि परस्पर विरोधी प्रकृति के दो फ्रांसीसी कवियों की कृति थी। स्वप्न में एक प्रेमी एक सुंदर उद्यान में प्रेम के पुष्प को तोड़ने का प्रयास करता है। प्रारंभिक भाग प्रेम का बड़ा ही सुंदर, व्यवहारिक और प्रभावित करने वाला चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन बाद वाले पार्ट में दूसरे कवियों ने स्त्रियों और प्रेम के वर्णन में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। चासर की कई रचनाओं में हम फ्रांसीसी काव्य का प्रभाव देखते हैं। बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम तथा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ए रूपक शैली में लिखे गए हैं। तीनों में वर्णित घटनाएं स्वप्न में देखी प्रतीत होती है। बुक ऑफ डचेस तथा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में कवि दरबारी परंपरा के अनुसार प्रेम की प्रस्तुति देते हैं। प्रेम का ऐसा ही आदर्श चित्रण हम रोज डे ला रोज में भी पाते हैं। ट्रायल्स एंड क्रिसेड की कहानी बोकेसियो से ली हुई है। यह दुखांत काव्य चासर के ऊपर बड़े इटालियन प्रभाव की झलक दिखाता है। चासर की अंतिम और सर्वोत्तम रचना कैंटरबरी टाइल्स है। अंग्रेजी समाज के विभिन्न स्तरों और ट्रेसों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 30 तीर्थयात्री जो कैंटरबरी नगर में टॉमस बेकेट की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले हैं, एक सराय में इकट्ठा होते हैं। रास्ते की थकान ना खले और सबका मनोरंजन हो, इस विचार से सराय के स्वामी के सुझाव पर यह तय होता है कि प्रत्येक यात्री 4 कहानियाँ जो जाते समय और 2 लौटते समय सुनाएगा। जिसकी कहानियाँ बहुमत द्वारा सर्वोत्तम समझी जाए उसे सब लोग मिलकर उसी सराय में अच्छी दावत देंगे। कैंटरबरी की कहानियाँ चासर की अपनी रचना ना होकर पूरे यूरोपीय उपाख्यान यानी कि पूरे यूरोपीय साहित्य से ली हुई हैं। उनकी मौलिकता यात्रियों के चरित्र के बहुत सूक्ष्मता से दिखाई देता है। चरित्र चित्रण में उच्च कोटि होने के कारण अपने 30 यात्रियों के माध्यम से चासर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने की और इसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी की गई। कैंटरबरी टाइल्स में हमें युग के यानी कि आधुनिक इरा के सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। चासर की एक अन्य विशेषता उनका खुला हास्य व्यंग है।
यहाँ वह मानव चरित्र की छोटी बड़ी कमजोरियों पर हंसते दिखाई देते हैं, वहीं उसे मनुष्य मात्र से उनकी सभी त्रुटियों के बावजूद अपार सहानुभूति भी है। इसी कारणों से उनका साहित्य स्वस्थ तथा आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अब जानते हैं हम जेफी चौसर की कुछ प्रमुख रचनाएं। दी रोमाउंट ऑफ द रोज। दी रोमाउंट ऑफ द रोज यह एक फ्रांसीसी रचना थी जो कि रोमन डे ला रोज का अंग्रेजी अनुवाद है। उसके बाद उनकी कुछ और रचनाएं भी थी जिनमें बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, अनेलिडा एंड अरसाइट, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रिसेड और द लीजेंड ऑफ गुडमैन। और सबसे आखिरी जो उनकी रचना थी वो थी कैंटरबरी टेल्स, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस रचना थी। तो इस तरीके से आज हमने जेफी चौसर के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मिले आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।